हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज चला रखी है, जो उत्तराखंड में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर करा चुके हैं आप लोगों को, वे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज हम लोग अध्याय नंबर 11 और जनसंख्या और नगरीकरण वाले टॉपिक को करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता रहता है आपका पेपर में। जी, ये ऐसा चैप्टर है। अभी कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे हमसे कि 4, 5 और 6 चैप्टर करा दीजिए। हम लोग उन्हें बता दें अभी कि जो अभी 11 नंबर का चैप्टर हमने ओपन किया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जल्दी से ही हम लोग आप लोगों को 4, 5 और 6 को भी करा देते हैं जो चैप्टर होंगे। और जो 4, 5 और 6 से रिलेट बातें हैं, हम लोगों ने यूट्यूब पर ही वे कुछ अपना ज्योग्राफी की सीरीज चलाई थी उत्तराखंड में, वो करा भी रखे हम लोगों ने। लेकिन उसे आगे बढ़ाते हुए जल्दी आप लोगों के सामने मिलेंगे हम लोग, और नए सब्जेक्टों के साथ भी मिलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी की और जीएस की डिमांड भी कर रहे हैं। तो जल्दी हम लोग हिंदी और जीएस के लिए आप लोगों के सामने आने वाले चीजों को लेकर के, आप लोग तब तक परीक्षावाणी की जो सीरीज चलाई हुई है उस पर अच्छे से काम करिए। तो देखते हैं क्या क्या पर्सन यहां से बनकर चलते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर जरा उत्तराखंड में परीक्षावाणी की इस सीरीज को। तो जानिए जरा, यहाँ पर जो पॉइंट आपको बताएंगे उसी को अंडरलाइन करके चलना जी। तो देखिए, इसमें यहां लिखा है भारत में पहली जनगणना। भारत में पहली जनगणना कब की है, हमें अंडरलाइन करना पहले यही पॉइंट कि भारत में पहली जनगणना कब हुई। हम लोग कहेंगे 1872 में। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। और ये किसने कराई थी, यहां पर नाम याद रखेंगे, लॉर्ड मेयो है। लॉर्ड मेयो के काल में इस जनगणना को प्रारंभ किया गया था। मेयो हम लोग लिखकर चले, भारत में पहली बार जनगणना। लेकिन विधिवत रूप से, ये लिखा विधिवत रूप से कब शुरू हुई है, 1881 में। किसके काल में शुरू हुई है, रिपन के काल में विधिवत रूप से इस जनगणना को शुरू किया गया। हम लोग ये जो विधिवत रूप से, क्या विशेषता है इसकी विशेषता ये 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष बाद नियमित रूप से जनगणना होती रही है। मतलब नियमित रूप से जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती रहेगी। यहां पर यह कहा गया विधिवत रूप से। तो हम लोग देखेंगे 2011 में 15वीं जनगणना हुई अभी हाल ही में। हमने कहा कि जनगणना का प्रारंभ कब से हुआ भारत में, तो हम लोग कहेंगे भारत में पहली बार जनगणना 1872 में की गई थी, मेयो के काल में। लेकिन नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष बाद कब से शुरू हुई है, 1881 में। और किसके काल में, रिपन के। अब हाल ही में कौन सी जनगणना के आंकड़े चल रहे हैं आप लोगों के सामने, 2011 में जनगणना कराई गई है हाल ही में जो आंकड़े चल रहे हैं। और कौन से नंबर की जनगणना है, वो 15वीं जनगणना है। वो जनगणना है 15वीं जनगणना, जो हम लोग देखकर चलेंगे। लेकिन अगर यहीं से प्रश्न बन जाए, जब हम लोग आजाद हुए 1947 में, 1947 के बाद जो हम लोग देखकर चले कौन से नंबर की जनगणना बैठेगी 2011 में, तो 1947 के बाद में जो जनगणना है ये स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना। लिखकर चलेंगे यहां पर स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है। 7वीं जनगणना लिखकर चलेंगे पॉइंट, 7वीं जनगणना। स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है आपकी, यहां पर जी ऐड करके चलेंगे। आप लोग छोटे छोटे वर्डों में ऐड किया करना, जो यहां से लिखना स्टार्ट करे और यहां तक आ जाते हैं आपके पॉइंट जी, इस प्रकार से। तो ध्यान देना, लिखने का तरीका भी यह है कि जहां हम लोग पॉइंट को बताते हैं कि यहां पर लिखना है, तो वहीं पर लिखना स्टार्ट किया करना। अब देखो, हमने जो पॉइंट पढ़े इनको देखो जरा, आगे जो दिए ना कि कब इसके आंकड़े आए हैं कब नहीं है, छोड़ दे, सब बातें छोड़ दे जी। हमने कहा भारत में पहली जनगणना 1872, नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष बाद 1881, पहली जनगणना मेयो के काल में। और देखो नियमित रूप से रिपन के काल में। और 2011 में कौन से नंबर की है, 15वीं जनगणना हुई है 2011 में, यहां पर जो देखकर चले। और स्वतंत्रता के बाद की कौन सी है, 7वीं है। अब एक पॉइंट और बता देते हैं आपको जरा, पूरे विश्व में सबसे पहले जनगणना कहां हुई है, हम लोग कहेंगे विश्व में पहली जनगणना, विश्व में पहली जनगणना हम लोग कहेंगे कहां हुई है, स्वीडन में। विश्व में पहली जनगणना स्वीडन में हुई है। और कब की, 1749 में। हम लोग ध्यान देकर चलेंगे, 1749 में पहली जनगणना कराई गई है विश्व में, 1749 स्वीडन में कराई गई है। ध्यान देकर चलेंगे, स्वीडन में। अब अगर हम लोग कहें कि विश्व में पहली जनगणना स्वीडन में, लेकिन एक पॉइंट और भी है कि दशकीय जनगणना, दशकीय से मतलब हर 10 वर्ष बाद जनगणना होगी। दशकीय जनगणना की शुरुआत कहां से हुई है, दशकीय जनगणना। अगर प्रश्न ये बने तो इसे भी देखकर चले। दशकीय जनगणना का प्रारंभ हुआ यूएसए से। वैसे तो विश्व में स्वीडन से चली सबसे पहले, स्वीडन से, लेकिन 10 सालों के बाद, प्रत्येक 10 साल बाद होगी वो कहां से, यूएसए से। कब, 1790। हम लोग देखकर चलेंगे 1790 में 10 के जनगणना की शुरुआत यूएसए से हुई। अब एक पॉइंट और जान ले जरा, ये जो 2011 में 15वीं जनगणना कराई गई,
उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना आयुक्त का नाम आपको हम लोग बताए 2011 में जो जनगणना 15वीं हुई है, जनगणना आयुक्त का नाम है चंद्रमौली। हम लोग लिखकर चलेंगे चंद्रमौली जनगणना आयुक्त है उस समय के। तो जनगणना आयुक्त है चंद्रमौली। ध्यान देकर चलेंगे चीजों पर जरा। अब देखो जरा आगे, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या के विषय में जाने। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों में देखें कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या अंडरलाइन करके चले, इंपोर्टेंट पॉइंट है जी, पेपर में आ जाता है। 1,86,292, 1,86,292 उत्तराखंड की जनसंख्या है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 51,37,773, 51,37,773। और महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की 49,48,519, 51,37,773 पुरुषों की है और 49,48,519 महिलाओं की है। पुरुषों का परसेंटेज कितना है जनसंख्या में? 50.93%। महिलाओं का कितना है? 49.07%। आप लोग देख करके इतनी ही बातें अंडरलाइन करें जितनी बता रहे, और चीजों का मिलान करना सीखे। जैसे हमने बताया अभी कि पुरुषों का परसेंटेज कितना और महिलाओं का कितना, पुरुषों की संख्या कितनी, महिलाओं की कितनी, मिलान करना सीखे इस प्रकार से। अब देखो आगे लिखा है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या के कितने परसेंट है? तो देखो 0.83%। इसका कहने का अर्थ क्या है कि पूरे देश में जो जनसंख्या है हमारे भारत में, उस जनसंख्या में उत्तराखंड का कितना परसेंट हिस्सा है जनसंख्या में? हम लोग कहेंगे 0.83% जनसंख्या उस जनसंख्या में उत्तराखंड की है जो भारत में जनसंख्या देखे। अगर आगे देखे पॉइंट को, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 1.69% है, 1.69%। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड कितने परसेंट भाग में है? तो हम लोग कहेंगे 1.69% क्षेत्रफल पर कौन है जी? उत्तराखंड है यहाँ पर जी, 1.69% पर जी। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल देश के संदर्भ में कितना है? 1.69% है। अब देखो आगे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसका कौन सा स्थान है? 20वां। अब देखो पॉइंट को जरा समझना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में जो भी राज्य भारत के 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश है जी, केंद्र शासित प्रदेश हम लोग देखकर चलेंगे 8 है। तो 28 और 8 36 इकाई है भारत में। उन 36 इकाई में उत्तराखंड का कौन सा नंबर है जनसंख्या में? तो हम लोग कहेंगे 20वां। इसने ये लिखा ब्रैकेट में, तेलंगाना गठन के बाद 2014 के पश्चात 21वां स्थान हो गया। इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो लिखित के आंकड़े हैं जनगणना 2011 के, वही मान्य होंगे। अब जब तक नई जनगणना के आंकड़े नहीं आने के, तब तक तेलंगाना को हम लोग नहीं जोड़कर चलेंगे, क्योंकि आप लोगों से 2011 की जनगणना के अनुसार ही पेपर में प्रश्न उठाएगा, ना कि 2014 के अनुसार। इसलिए आप लोग 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से 20वां स्थान याद रखना देश में जी। अब देखो आगे पॉइंट को, ये यहां पर लिख रहा जी 2011 में जनपदवार जनसंख्या, कोई आवश्यक नहीं, अभी देखकर चले। यहाँ से पॉइंट बता देते क्या पढ़ना जी, सारी टेबल को पढ़ने की जरूरत नहीं है जी आपको। समझिए जरा यहाँ पर हमारी बातों को। ये देखो क्या बता रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या, देखो राज्य की जनसंख्या का परसेंटेज, सर्वाधिक जनसंख्या 18,90,422। ये सारे प्रश्न आगे भी मिल जाएंगे आपको, तो आगे ही देखिए जरा पॉइंटों को यहाँ से हटके, ठीक है जी। तो वहीं से आप लोग पढ़कर चलना, बाकी बातें यहाँ पर जो आवश्यक होगी बता देंगे। ये रहा जी पॉइंट, ये लिखा है यहाँ पर देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हम लोग कहेंगे हरिद्वार। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार में, जिसकी जनसंख्या 18,90,422 है, लगभग 19 लाख। 18,90,422 लगभग 19 लाख जनसंख्या है भारत हरिद्वार में जी। तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हम लोग देखो नेक्स्ट पॉइंट को, अभी आइए यहाँ पर आओ जरा, आप देखो, ये देखो जरा पॉइंट ध्यान दीजिए जरा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हम लोग नाम लेंगे रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 2,42,285। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? हम लोग उसका नाम लेकर चलेंगे रुद्रप्रयाग। और सबसे अधिक वाला हरिद्वार यहां पर जी। अब देखो आगे पॉइंट लिखा 10 लाख। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, उन 13 जिलों में से 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले बताने कौन से होंगे? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में केवल 3 जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। 3 जिले हैं उत्तराखंड में, कुल जिलों की संख्या 13 है, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले 3 हैं,
नंबर 1 कौन सा? हरिद्वार, नंबर 2 देहरादून, नंबर 3 उधम सिंह नगर। तो 3 जिलों को याद रखें जो इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। अब इनमें भी यदि बात करें, क्या बता रहे, देखो उत्तराखंड राज्य की आधी से अधिक जनसंख्या, आधी से अधिक कितने परसेंट? 51.91% जनसंख्या केवल 3 जिलों में निवास करती है। अब ये 3 जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया, उत्तराखंड में जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या में से 3 जिले ऐसे हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में आधे से अधिक जनसंख्या रह रही है इनमें, तीनों में ही, उत्तराखंड की पूरी जनसंख्या के। अब देखो जरा, सर्वाधिक जनसंख्या व जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य के 5 जिले देखने, 5 जिले क्रम से घटते क्रम में। तो देखो नंबर 1 है हरिद्वार, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, उससे कम थोड़ी देहरादून में, देहरादून से भी कम थोड़ी उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर से भी कम थोड़ी नैनीताल में, नैनीताल से थोड़ी और कम है पौड़ी गढ़वाल में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी? हरिद्वार, नंबर 2 पर देहरादून, नंबर 3 पर उधम सिंह नगर, नंबर 4 पर नैनीताल, नंबर 5 पर पौड़ी गढ़वाल। कहने को तो हम लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि हरिद्वार और देहरादून, उधम सिंह नगर 3 ही याद कर लो, कि हरिद्वार में सर्वाधिक जनसंख्या है, नंबर 2 पर देहरादून है, नंबर 3 पर उधम सिंह नगर है। लेकिन कभी कभी एक पॉइंट बन जाता है पेपर में कि हरिद्वार, देहरादून ऑप्शन में भी ना हो, और फिर आप लोगों को यह कहने लगे कि उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और कोई अन्य जिला मिक्स करने लगे, और उनमें कहने लगे कि ये बताइए कि इनमें कौन होगा, या हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर तीनों को हटा दे और फिर शुरुआत कर दे वो वहां पर कि नैनीताल नंबर 1, पौड़ी नंबर 2, अल्मोड़ा नंबर 3, इनमें बताइए कि सर्वाधिक जनसंख्या कौन से में है। इस कारण से 5 जिलों को याद करने के लिए बोल रहे हैं हम, अन्यथा हम तो ये भी कह देते कि आप लोग हरिद्वार और देहरादून, उधम सिंह नगर को याद कर लो केवल। तो इसलिए पॉइंटों को देखकर चलना, पेपर वाला कहां उलझा सकता है आपको, हर क्वेश्चन से निकाल कर चलेंगे जी आपको जी हम। तो प्रयास करेंगे इतना हम लोग कि एक एक क्वेश्चन से निकल जाए आप लोग पेपर में। जरा आइए जरा आगे, फिर आगे पॉइंट लिखा है सबसे कम जनसंख्या व जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य के 5 जिले क्रम से। तो सबसे कम जनसंख्या वाला रुद्रप्रयाग, नंबर 2 पर चंपावत, नंबर 3 पर बागेश्वर, नंबर 4 पर उत्तरकाशी, नंबर 5 पर चमोली। इनके भी 5 नाम याद करके चलना। आप लोग अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक बना लेना, क्योंकि हम लोग ट्रिक बताएंगे आपको तो प्रॉब्लम होगी कुछ बच्चों को वहां पर, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बनाना जो भी ट्रिक है। नहीं बनाना है तो आप लोग मैप में देखना, मैप में कौन कहां पर है, मैप से देखकर याद करना इन्हें, ठीक है। आइए चले जरा अभी 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, यहां से भी प्रश्न बनता है जी आपका। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का अर्थ क्या होगा? हम लोग कहकर चलेंगे 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का अर्थ है शिशु वर्ग की जनसंख्या। लिखा है देखो, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के शिशुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? 13,55,814। एक तो डाटा ये याद रखेंगे जो बताया आपको कि शिशुओं की कुल जनसंख्या कितनी है, और शिशुओं की कौन सी आयु को रखते हैं, 0 से 6 आयु वर्ग में शिशुओं को रखा गया है, और उसकी कुल जनसंख्या 13,55,814 है। अब 13,55,814 है जो, इसमें देखकर चले प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो राज्य की कुल जनसंख्या में शिशुओं का अनुपात या प्रतिशत, ये भी मुख्य बनेगा पॉइंट, 13.44%। हमने ये कहा कि बालक कितने हैं, अब देखो बालक कितने हैं, बालिका कितने छोड़ दिया जी हमने ऊपर। हम लोग कह रहे हैं कि जो पेपर में आने लायक पर्सन है उन्हें देखकर चले, बस 0 से 6 आयु वर्ग के शिशुओं की जनसंख्या याद करें 13,55,814, और परसेंटेज कितना है हम लोग देखकर चले, शिशुओं का अनुपात यहाँ पर प्रतिशत में, तो देखकर चले राज्य की कुल जनसंख्या में कितना परसेंट, 13.44, एक ये देखकर चले। और इन दोनों से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जरा, अभी पेपर में आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात बताओ। ये बहुत ज्यादा आता है जी प्रश्न, शिशुओं का लिंगानुपात। अगर प्रश्न उठेगा शिशुओं के विषय में तो सबसे ज्यादा प्रश्न उठता है शिशुओं का लिंगानुपात में, 890 है। अब 2011 के अनुसार है ये, 2011 के अनुसार यहाँ पर जी, क्योंकि अभी 2024 में 2011 की जनगणना के आंकड़े ही चले हुए, अभी नए आंकड़े आए नहीं जी। तो देखो जरा, जबकि 2001 में कितना था, 908। शिशुओं का लिंगानुपात 2001 में हम लोग देखकर चले 908 था, और 2011 में कितना है जी, 890 है। देखकर चलना पॉइंटों को जरा, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से काम करते रहिए जो आपको दिया जा रहा है जी। जहां पर भी समस्या होगी, जिस भी प्रकार की समस्या आपको पढ़ाई से रिलेट, कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। आप लोग जरा प्रयास करेंगे हर समस्या का हल करने का आपकी। बस आप लोग किसी भी तरह जो भी पेपर सामने आ रहा है उसे करेक्ट करें। तो देखो जरा जी, यहां पर जी राष्ट्रीय स्तर पर 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 919 है। राष्ट्रीय स्तर पर 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 919 है।
तो यहां पर देखो इसने क्या कहा, राष्ट्रीय स्तर पर कहा, ये बात अंडरलाइन करना ध्यान से और लिखना भारत, लिखना यहां पर जी भारत, भारत में हम लोग लिखेंगे भारत में, भारत में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 919 और उत्तराखंड में 890 है। 2001 में उत्तराखंड में 908 था। समझ रहे आप लोग, उत्तराखंड में घटा या बढ़ा है पहले की अपेक्षा, 2001 की अपेक्षा, तो घटा है या बढ़ा है, तो 890 हुआ है, पहले 908 था। समझ जाएंगे आप लोग क्या हुआ है, ठीक है। देखो जरा, और भारत का लिंगानुपात कितना है राष्ट्रीय स्तर का, मतलब भारत का 919 है। तो देखो 919 से कम है शिशु का लिंगानुपात उत्तराखंड में या अधिक है, हम लोग कहेंगे 919 से कम है, 890 है जी उत्तराखंड का, राष्ट्रीय स्तर से कम है इसका मतलब, समझ गए। देखो आगे, सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, बहुत महत्वपूर्ण परसेंटेज ये, जैसे हमने बताया कि उत्तराखंड का लिंगानुपात 890 है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, अल्मोड़ा, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला बताइए, पिथौरागढ़। अल्मोड़ा का शिशु लिंगानुपात 922 और पिथौरागढ़ का 816। जो पॉइंट अंडरलाइन करवा रहे केवल उतने पॉइंट अंडरलाइन करना जी आप लोग, एक्स्ट्रा कुछ मत करना इसमें जरा भी, ठीक है। चलिए आगे जरा देखो, जरा अभी 10 के वृद्धि दर के विषय में पढ़ते हैं। पहले तो ये समझना आप लोग कि 10 के वृद्धि दर क्या होती है। हमने कहा 10 के वृद्धि दर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं 10 के वृद्धि दर से, साक्षरता से और लिंगानुपात से और जनसंख्या घनत्व से, इन 4 पॉइंट से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग 10 के वृद्धि दर को पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक जनगणना 2001 में भी थी, समझ रहे हैं ना आप लोग, 2001 में, और एक 2011 में भी हुई। कितने साल हो गए जी, 10 साल। हमने कहा 2001 से 2011 पर आ गए, कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। इन 10 सालों में देखकर चले हम लोग कितनी वृद्धि हुई है, इन 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है यहाँ पर जी, उसकी बात करें 10 के वृद्धि, उसे कह रहे जी 10 के वृद्धि। तो देखो जरा यहाँ पर हम लोग देखें, इसमें यहाँ पर लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर कितना रहा, 18.81% रहा। तो हम लोग देख कर चलेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार कितना 10 की वृद्धि दर है उत्तराखंड का, 18.81%। अंडरलाइन करके चलना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जी, देख कर चलना इसे जरा। उसके बाद जो कि इस अवधि के राष्ट्रीय औसत 17.70 से अधिक है। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रीय औसत मतलब भारत का 10 के वृद्धि दर कितना है 2011 का, 17.70%। तो 17.70% से कौन अधिक हो गया, उत्तराखंड का 10 के वृद्धि दर। तो उत्तराखंड का 10 के वृद्धि दर भारत के 10 के वृद्धि दर से अधिक है, भारत का 17.70 और उत्तराखंड का 18.81। देखकर चले एक एक पॉइंट को, ये पॉइंट देखे नीचे, 10 के वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, 18वां स्थान है। उत्तराखंड का स्थान कौन सा पढ़ेंगे, 18वां। तो उत्तराखंड 18वें स्थान पर है देश के सारे राज्यों में। हमने कहा यहां पर देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी में उत्तराखंड की 10 के वृद्धि दर में कौन सा स्थान है, तो 18वां स्थान है उत्तराखंड का 10 के वृद्धि दर में। देखकर चले 10 के वृद्धि दर को, देखिए आगे पॉइंटों को जरा। अब इस सारणी को समझना, इस सारणी में बहुत इंपॉर्टेंट काम है जी आप लोगों के समझने के लिए। देखो 1941 से लेकर 1951 10 की वृद्धि दर है, 51 से 61 10 साल, 61 से 71 10 साल, 71 से 81 10 साल, 81 से 91, 91 से 2001, 2001 से 2011, ये है 10 की वृद्धि दर। अब इस 10 की वृद्धि दर को समझो जरा। हमने कहा 1971 से 81 तक, 1971 से 81 में जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी थी, 27.45 थी। 1971 से 81, तो 1981 की जो जनगणना आई है उसमें 10 की वृद्धि दर थी 27.45। पॉइंट को समझना जरा। अब देखो 1951 में कितनी थी 10 की वृद्धि दर, 12.67%, और 61 में कितनी थी, 22.57, और 71 में कितनी थी, 24.42। अब देखो 12, 22, 24 तो बढ़ रही है लगातार। अब 27 लगातार बढ़ी, लेकिन 27 के बाद देखो जरा हुआ क्या, 91 में 24 और 2001 में 20, 2011 में कितनी, 18। मतलब लगातार क्या हो रहा, 24, 20, 18 घटी है। कब से घटी, 27.45 के बाद घटी। तो 1981 में जो जनगणना आई थी 10 की वृद्धि दर की, उसमें 27.45 थी, और उससे पहले लगातार बढ़ती आ रही थी, लगातार बढ़ती आ रही थी। और देखो जरा हम लोग लगातार बढ़ रही थी ना यहां तक जी, और लगातार देखो नीचे फिर 27.45 के बाद घटनी स्टार्ट। तो इसका मतलब क्या परिणाम है कि 1981 एक ऐसा सीमा वर्ष आया है
कि इससे हम लोग कहेंगे विभाजक वर्ष। 1981 की जनगणना को विभाजक वर्ष कहेंगे, क्योंकि 10 की वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है 1981 तक, और 1981 के बाद लगातार घटती आ रही है जी 10 की वृद्धि दर। इसलिए सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर कब देखने को मिली राज्य में? 1981 में। कितनी थी? 27.45। ये सारे प्रश्न नीचे चेक करो बॉक्स के, अब देखते हैं लिखे या नहीं, समझा आपको दिया हमने। अब आइए जरा यहां पर, पहला तो पॉइंट ये देखो जरा, सारणी के से स्पष्ट है कि 2011 के दौरान 10 के वृद्धि दर में पूर्व दशक की तुलना में 1.60% की कमी आई है। 1.60% की कमी पूर्व दशक की तुलना में। कैसे कहा इसने पूर्व दशक? हमने कहा 1991 2001 में एक 10 की वृद्धि दर था हमारा, 1991 से 2001। तो 2001 में जनगणना के आंकड़े आए, उसमें कितनी थी 10 की वृद्धि दर? 2001 में 20.41 थी, ये रही। ठीक है, अब देखो 2011 में फिर जनगणना हुई। 2001 में तो 20.41, 2011 में है 18.81। 20.41 से 18.81 है, तो हम लोग देखें 20 से 18.81 कमी हुई है। तो कितनी कमी हुई है? 1.60% की कमी हुई है। 1.60% की कमी हुई है यहां पर, किसमें? 10 के वृद्धि दर में। हम लोग देखकर चलेंगे 1.60% की कमी। इसी के साथ देखो जरा, उपरोक्त सारणी ये कौन सी निकाली हमने? 2001 से हमने देखा 2011 तक एक 10 की वृद्धि दर ये है, और 1991 से 2001 तक एक ये है। तो इधर आता 2001 में जनगणना के हमारे आंकड़े, इधर आए 2011 के। तो 2001 के आंकड़े और 2011 के, इनमें कितनी कमी आई है? 1.60% की। समझ गए ना आप लोग? कमी आई है, वृद्धि नहीं हुई। आगे चलो जरा, उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 27.45% कौन से ईयर में हुई? 1971 से 81 के दौरान हुई है। हमने कहा 1971 से 1981 के दौरान सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई है उत्तराखंड में, और कितनी हुई? 27.45। ऊपर बॉक्स में पढ़ चुके हो यही बात, देखो यहां बताई थी हमने ये कि 1981 का विभाजक वर्ष है ये। इससे पहले बढ़ती आ रही थी और 27.45 के बाद घटनी स्टार्ट हो गई। तो 27.45 सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर 1981 की जनगणना में आई थी यहां पर होकर। अब चलो आगे, तो देखो आगे क्या लिख रहा पॉइंट को। 10 के वृद्धि दर के मामले में 1981 एक सीमा वर्ष है। 10 के वृद्धि दर के मामले में 1981 क्या है? एक सीमा वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष तक 10 के वृद्धि दर में निरंतर वृद्धि होती रही है, और इस वर्ष के बाद क्रम से कमी हो रही है। इस वर्ष के बाद क्रम से कमी होती आ रही है। तो हम लोग देखकर चले 10 के वृद्धि दर के मामले में 1981 एक सीमा वर्ष है। मतलब इससे पहले क्या हो रहा था? 1981 से पहले लगातार 10 की वृद्धि दर बढ़ रही थी। 10 की वृद्धि दर में हम लोग क्या रहे थे? निरंतर क्या वृद्धि देख रहे थे, निरंतर वृद्धि हो रही थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्रम से कमी हो रही है। इसके बाद यही तो बात लिखी, क्रम से कमी होती आ रही है। तो 1981 को एक सीमा वर्ष बताया गया। आगे चलो, अब जरा एक सारणी दी है 10 के वृद्धि दर की। यहां पर आइए सारणी में जरा, जनपदवार 10 के वृद्धि दर प्रतिशत में। इस सारणी पर आओ जरा आप लोग, जनपदवार 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में। इस सारणी को देखो, 10 की वृद्धि दर में हम लोग आपको बताएं तो यहां पर पॉइंट को देखना कि 33.45% 10 की वृद्धि दर 2011 में, 2001 से 2011 में किसकी है? उधम सिंह नगर। तो सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर किसकी है? उधम सिंह नगर की 33.45। हरिद्वार की, देहरादून की देखो दूसरे नंबर पर किसकी है? 32.33% 10 की वृद्धि दर देहरादून की, 32.33। दूसरे नंबर पर देहरादून है, ये रहा देहरादून। तीसरे नंबर पर कौन है जी? हरिद्वार। हरिद्वार की 10 की वृद्धि दर कितनी? 30.63%। तो सबसे ज्यादा 10 सालों में वृद्धि किसने की? उधम सिंह नगर में। दूसरे नंबर पर किसने की? देहरादून ने। तीसरे नंबर पर किसने की? हरिद्वार में। समझ गए ना आप लोग पॉइंटों को? अब ये बताइए सबसे कम 10 की वृद्धि दर किसने की होगी? तो माइनस में जी देखो 2 जिले, ये रहा जी पौड़ी गढ़वाल। इनकी 10 की वृद्धि दर 2001 में तो इतनी थी 3.91। अब इन्होंने माइनस में पहुंच गई जी। इन्होंने 10 की वृद्धि दर घटा लीजिए अपनी, -1.41%। पौड़ी की 10 की वृद्धि दर रही 2011 में सबसे ज्यादा, मतलब शून्य से भी नीचे है। अब देखो अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा की 10 की वृद्धि दर भी समझ कर चलो आप लोग जरा, -1.28। तो माइनस में ये भी शून्य से नीचे। 2 जिले उत्तराखंड में ऐसे मिले आपको कि जिनकी 10 की वृद्धि दर बिल्कुल शून्य से भी नीचे पहुंच गए, निगेटिव में पहुंच गए, माइनस में जी। और सबसे ज्यादा निगेटिव में कौन है जी? पौड़ी गढ़वाल, सबसे कम 10 की वृद्धि दर। दूसरे नंबर पर सबसे कम अल्मोड़ा की। अब तीसरा नंबर देखो टिहरी पर आओ, ये रहा 10 की वृद्धि दर 2.35%। सबसे कम 10 की वृद्धि दर में तीसरा नंबर किसका? टिहरी का। यहां पर जी इसने 2.35% ही बढ़ाई है, जबकि माइनस में पहुंच गई जी 2। तो यहां पर
तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला उधम सिंह नगर, दूसरे पर देहरादून, तीसरे पर हरिद्वार और सबसे कम में पौड़ी, दूसरे पर अल्मोड़ा और तीसरे पर टिहरी गढ़वाल। आगे पॉइंटों पर आइए, फिर सारणी को समझाएंगे, पहले पॉइंटों पर आ जाइए आप लोग जरा देखो जरा, ये रहा सारणी के नीचे पॉइंट। 2001-11 के दौरान सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला जिला उधम सिंह नगर रहा। ये तो बात पढ़ी भी हमने 33.45%। सबसे ज्यादा 10 के वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर। ये कितना है 10 की वृद्धि दर? 33.45% 10 की वृद्धि दर रही उधम सिंह नगर की। इसके बाद देखो, जबकि सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन रहा जी? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल तो माइनस में है जी, तो सबसे कम 10 की वृद्धि दर, यही तो पढ़ी हमने, सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन है? पौड़ी गढ़वाल। और सबसे अधिक उधम सिंह नगर। तो पौड़ी गढ़वाल की कितनी ध्यान देंगे जरा? -1.41%, -1.41% ये रहा यहां पर जी। उसी के साथ देखो पौड़ी सबसे कम है। अब देखो लिखा आगे, 1991 से 2001 के दौरान भी सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? उधम सिंह नगर। तो पिछली जो जनगणना आई थी 2001 की, उसमें भी सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर उधम सिंह नगर की थी, और अब जो 2011 की जनगणना है उसमें भी सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर उधम सिंह नगर की है। ये कहना चाह रहा है यहां पर जी। आगे चले पॉइंट पर जरा। 2011 के दौरान सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले, इसमें भी ध्यान रखें, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले घटते क्रम में देखें, घटते क्रम में तो सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर, दूसरे नंबर पर घटी है, इससे कम है देहरादून, तीसरे नंबर पर इससे कम है हरिद्वार, चौथे नंबर पर इससे कम है हरिद्वार से भी नैनीताल, नैनीताल से भी कम है चंपावत। तो सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर उधम सिंह नगर, दूसरे पर देहरादून, तीसरे पर हरिद्वार, चौथे पर नैनीताल और पांचवें पर चंपावत। आगे चले जरा। 2011 के अनुसार अल्मोड़ा में -1.28% और पौड़ी में -1.41% 10 की वृद्धि दर शून्य से भी नीचे है दोनों जिलों में। यह बात तो पीछे पड़ चुके हैं आप लोग। शून्य से भी नीचे किसमें? अल्मोड़ा में और पौड़ी में। ये भी याद रखना, माइनस में कितना है? माइनस में 1.41% पौड़ी में और माइनस में 1.28% अल्मोड़ा में। आगे और चले जरा, अभी पॉइंटों को देखिए जरा, आप बस काम करते रहिए, एक समय बाद आप लोग बिल्कुल हीरो हो जाएंगे जी परीक्षावाणी में। बस आप लोग तरीकों को सीखना, अभी तो केवल हम लोग आपको बता रहे हैं जी, अभी रास्ते सारे नहीं बताए आप लोगों को कि किस तरीके से परीक्षावाणी तैयार कर सकते हैं, वे सारे रास्ते नहीं बताए जी। अभी केवल समझा कर चल रहे आपको कि आप लोग अंडरलाइन करिए और फिर तरीके फॉलो करना हमारे, उस समय आपको मालूम होगा कि किस तरीके से परीक्षावाणी तैयार होगी। देखो जरा, 2011 के दौरान सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले, 5 जिले कौन से क्रम से? बढ़ते क्रम में। एक है पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, नंबर 1 पौड़ी गढ़वाल, नंबर 2 अल्मोड़ा, नंबर 3 टिहरी, पौड़ी अल्मोड़ा और टिहरी, नंबर 4 है बागेश्वर, नंबर 5 पिथौरागढ़। तो हम लोग देखकर चल रहे 2011 के दौरान सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले जिले हम लोग देखकर चलेंगे। नंबर 1 पर सबसे कम 10 की वृद्धि दर पौड़ी की, फिर अल्मोड़ा, फिर टिहरी, फिर बागेश्वर और पिथौरागढ़, ठीक है। आगे चले जरा। 2011 के दौरान हमने सबसे कम 10 की वृद्धि दर को भी जान लिया है, सबसे कम को, और सबसे अधिक को ऊपर पढ़कर आए हम। सबसे कम पौड़ी की है, माइनस में था ये भी। अल्मोड़ा नंबर 2 पर माइनस में, 2.35 किसकी बड़ी थी? टिहरी की। आप लोगों ने ध्यान देकर चलना तीसरे नंबर पर, फिर बागेश्वर और पिथौरागढ़ को भी याद करना। 2011 के दौरान राज्य के केवल 2 जिलों, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखिए जरा क्या प्रश्न निकलने वाला है। राज्य के केवल 2 जिलों हरिद्वार और देहरादून की 10 की वृद्धि दर में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है। इसका कहने का मतलब समझना कि 2 ही जिले ऐसे हैं जिन्होंने पहले की अपेक्षा वृद्धि की है, हरिद्वार और देहरादून ने। अब इसका कहने का मतलब क्या है? आइए जरा हमारे साथ, आइए जरा आप लोगों को बताते हैं क्या बताना चाह रहा है ये। नाम इसने बताया हरिद्वार देहरादून, तो हरिद्वार देहरादून पर आइए हमारे साथ। आइए जरा नैनीताल को देखो जरा, नैनीताल में देखो जरा, 32 थी पहले, 32-72 कितनी आई अब 2011 में? 25। 33-60 थी कितने में? उधम सिंह नगर 2011 में 33-45, तो 33-60 से 33-45 कम है, कमी आई है ना। 32-72 से 25-13 कमी आई है। अब देखो हरिद्वार के देखो 28-70 थी और हरिद्वार की कितनी अब? 30-63, तो हरिद्वार में वृद्धि हुई या नहीं जी? एक में तो वृद्धि हो गई जी हरिद्वार में, ठीक। आगे चलो, ये रहा देहरादून, देहरादून की 2001 में कितनी थी? 25, और अब कितनी? 32, तो दूसरे नंबर पर ये मिल गया जी वृद्धि करने वाला। पूर्व की अपेक्षा वृद्धि कितने जिलों ने की? 2 ने ही की, हरिद्वार ने और देहरादून ने। नहीं तो देखो उत्तरकाशी को भी, बाकी नहीं पढ़ने,
बाकी तो दिखा रहे आपको क्या है जी। 23/7 कितनी हो गई जी 2011 में 1189, तो कमी आई यहाँ पे उत्तरकाशी में भी 2001 की तुलना में 2011 में कमी। चंपावत में 1760 थी, अब कितनी है 2011 में 1563 यहाँ पर, तो यहाँ भी कमी आई है। अब आगे चलो जरा, उत्तरकाशी पड़ा, चंपावत पड़ा, टिहरी में देखो 1624 थी, अब कितनी 235। मतलब हम लोग देख कर चले उत्तराखंड में 13 जिले हैं, इन 13 जिलों में तो केवल 2 ही जिले ऐसे मिले, हरिद्वार और देहरादून, जिन्होंने वृद्धि की पूर्व की अपेक्षा 10 की वृद्धि में, 10 की वृद्धि दर में जहां बड़ी बढ़ोतरी हुई पूर्व वर्ष की अपेक्षा, बाकी 11 जिलों में कमी आई है। आगे देखो चला, आइए जरा अब आगे यही बात बताना चाह रहा है शायद पेपर किताब वाला। 2011 के दौरान राज्य के 11 जिलों के 10 की वृद्धि दर में पूर्व वर्ष की अपेक्षा गिरावट दर्ज की गई है, पूर्व वर्ष की अपेक्षा गिरावट दर्ज की गई है। हम लोग देखकर चले, सर्वाधिक जो गिरावट है टिहरी गढ़वाल। अब देखो इसने क्या कहा कि राज्य के 11 जिलों में 10 की वृद्धि दर में गिरावट हुई है, तो हमने कहा 2 में तो वृद्धि हुई है, हरिद्वार देहरादून में और हरिद्वार में 2 में वृद्धि हुई, बाकी 11 में तो गिरावट आई है। अब इन गिरावट में भी देखिए सबसे ज्यादा गिरावट किस में है, इसने लिखा सर्वाधिक गिरावट किस में है, टिहरी गढ़वाल में। अब देखो टिहरी गढ़वाल में 13.89% की गिरावट आ गई, इसमें आइए जरा क्या बताना चाह रहा, जबकि ये भी कह रहा आगे जरा, अभी इस प्रश्न को भी देखिए फिर समझाते हैं। जबकि सबसे कम गिरावट उधम सिंह नगर में आई 0.15%, सबसे कम गिरावट उधम सिंह नगर जिले में दर्ज की गई, सबसे कम गिरावट। दोनों को समझिए जरा। अब देखो आइए टिहरी पर, पहले टिहरी में देखो 2001 में थी 16.24, 2011 में है 2.35, लगभग गिरावट कितनी आ गई ये देखो जरा, 13 पॉइंट कुछ आई होगी, यहाँ पर लिखा होगा आप लोगों का 13.89। हमने कहा गिरावट कितनी आ गई 13.89 की, 13.89 की गिरावट आई है पिछले की अपेक्षा 2001 की 2011 के साथ में तुलना करें। अब देखो उधम सिंह नगर पर चलते हैं, जो दिखा रहे उधम सिंह नगर, ये रहा उधम सिंह नगर में 3360 2001 में थे, अब कितने 3345, तो लगभग कितनी गिरावट आई है 3360 से 3345 में 0.15, यही तो आई है। तो सबसे कम गिरावट आई है 10 की वृद्धि दर में उधम सिंह नगर में, सबसे ज्यादा तेजी से गिरावट देखने को मिले 10 की वृद्धि दर टिहरी गढ़वाल में, मिल गई ना गिरावट 13.89। ये था जी प्रश्न वो। आगे चलिए जरा, आगे कह रहा है कि 2001-11 के दौरान ग्रामीण आबादी में 10 की वृद्धि दर बताओ, तो 11.52% 2001-11 के दौरान ग्रामीण आबादी का 10 की वृद्धि दर है, ग्रामीण का गांव का 11.52%, शहर आबादी का कितना है 10 की वृद्धि दर 39.94% 10 की वृद्धि दर सॉरी। तो ये पॉइंट आप लोगों को आज अंडरलाइन कराए हमने, आज यहीं तक छोड़ देते हैं क्योंकि ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं और फैक्चुअल चीजों को बहुत ध्यान से और 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। पहले तो समझ लेना, सुन लेना, हमने जो बातें बताई है समझ सुन करके आप लोग फिर किताब में उन्हीं पॉइंटों को निकालना। जो पॉइंट बताए आपको एक भी पॉइंट बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अनावश्यक नहीं पढ़ा हमने जी, बिल्कुल पेपर में आने वाला सटीक पढ़ा है जी आप लोगों को जी, क्योंकि यदि छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। और ये बिल्कुल मत सोचा करो कि हमारा कांस्टेबल का पेपर है, इसका एसआई का पेपर है, हमारा लेवल क्या है और इसका लेवल क्या है, इसे छोड़ दो जी आप लोग, क्योंकि तैयारी उसी लेवल की करनी पड़ेगी जी आप लोगों को। बिल्कुल जो हम लोग देखकर चले, तैयारी का लेवल उठाओ और लेवल उठाने के बाद तब बताना आप लोग कि आप लोग कांस्टेबल दे लेना चाहे एसआई दे लेना जी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को, और अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग। जहां भी कोई समस्या आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज देना कि ये प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखिए और पढ़िए अच्छे से आप लोग। उम्मीद करेंगे आप लोग यहाँ पर जी अच्छे से काम करेंगे और अपनी सफलता को निश्चित करेंगे आप लोग जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम लोग, धन्यवाद।